हेलो एवरीवन। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस। इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कवर किया है, जिसको भी वो सब करना है आप प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हैं। सबसे पहले इसके अंदर कैपेसिटर क्या होता है, देखो, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू स्टोर चार्ज। मतलब वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करने का काम करता है। अब कैपेसिटर होता कैसा है, ये आप सभी ने देखा होगा। कैपेसिटर मैं बताती हूँ आपको। फैन होता है, फैन के अंदर एक ऐसे इस टाइप का एक सेल सा लगा होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम, कैपेसिटर। ठीक है। जब आपका फ़ैन ख़राब हो जाता है तो आप उसको रिपेयर करवाते हैं, तो जो मैकेनिक आता है वो उसको ठीक करता है, तो वो इसको कई बार क्या बोलता है, कंडेंसर बोलता है। ठीक है, तो इसको हम कंडेंसर भी बोल सकते हैं, वो इसको कंडेंसर बोलेगा। अब कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो कैपेसिटर होता है ये क्या करता है, एनर्जी को या फिर चार्ज को स्टोर करने का काम करेगा। इसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटर बोलते हैं। और इसके ऊपर एक वैल्यू होती है, देखो यहाँ पे लिखा है ना 4 माइक्रोफैराड लिख रखा है, तो ये क्या है, इसकी कैपेसिटेंस है। मतलब इतनी कैपेसिटेंस का ये कैपेसिटर है। ठीक है, आगे इतना समझ में। नेक्स्ट है इसके बाद में कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, डेफिनेशन एक बार बाद में पढ़ेंगे हम, पहले देखते हैं कैपेसिटेंस होता क्या है। मैं आपको एक फॉर्मूला करवाती हूँ, उससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो क्या होता है, आपको पता है, हमने पीछे भी पढ़ा है, यहाँ पे लिख सकते हैं हम, वी नो दैट जो हमारा चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, पोटेंशियल के। ठीक है, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, पोटेंशियल के। मतलब ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। ठीक है, चार्ज किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, पोटेंशियल के। और जो यहाँ से अगर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन रिमूव करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उसको हमने सी से डिनोट किया। और यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि वेयर सी इज कैपेसिटेंस। क्या है सी, यहाँ पे कैपेसिटेंस है, मतलब कांस्टेंट भी है, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से सी की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, सी की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या आ जाएगा, डिवाइड में, तो ये बन गया आपके पास में क्यू अपॉन में वी। मतलब ये फॉर्मूला बनता है आपके पास में। ठीक है, अब इसी को लिख रखा ऊपर, देखो क्या है। अब ये डेफिनेशंस पढ़ते हैं हम। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज गिवन टू द कंडक्टर टू द पोटेंशियल डेवलप इन द कंडक्टर। मतलब ये कह रहा है कि हम किसी कंडक्टर को, मतलब ये यहाँ पे है चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो होगा। ठीक है, और एक इसका अलग मीनिंग क्या है कि जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना, तब उसमें क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डेवलप हो जाता है। ठीक है, यानी क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं चार्ज का और पोटेंशियल का दोनों का जो रेशियो, उसी को क्या बोलेंगे हम, कैपेसिटेंस बोलेंगे। ठीक है, अब इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं। यहाँ पे एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। अभी मैंने आपको एक कैपेसिटर दिखाया। ठीक है, ये जो कैपेसिटर देखा था हमने, इसके ऊपर एक वैल्यू लिखी है 4 माइक्रोफैराड, ये वैल्यू लिख रखी है ना। एफ, जो ये एफ है ये फैराड है, ये क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। ठीक है, फैराड क्या है, इसकी एसआई यूनिट है। आगे इतना समझ में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसकी यूनिट क्या आ जाएगी, एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब एक इस फॉर्मूले से भी इसकी यूनिट निकल सकती है। यहाँ पे चार्ज अपॉन में क्या है, पोटेंशियल है ना, और यहाँ से हम इसकी एसआई यूनिट क्या बता सकते हैं, चार्ज की कितनी हो जाएगी, कूलाम, और पोटेंशियल की क्या होती है, वोल्ट। तो यहाँ पे इसकी एक और यूनिट लिख सकते हैं हम, कूलाम पर वोल्ट। ठीक है, और अब ये जो चार्ज है ये कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है कि वेक्टर होता है, कौन सी क्वांटिटी होता है, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने +1 के अंदर पढ़ रखी होंगी। स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है, विच आर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। जिसकी ओनली मैग्नीट्यूड हो, मतलब जिसकी ओनली वैल्यू हो, वो होगी स्केलर क्वांटिटी, और जिसके साथ में डायरेक्शन दे रखी हो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो ये किस टाइप की क्वांटिटी है, तो हम इसको लिखेंगे, ये क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी रहेगी, ये स्केलर क्वांटिटी है। देखो ये जो हमारा जो कैपेसिटर था, इसकी ओनली वैल्यू होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। देखो यहाँ पे 4 माइक्रोफैराड दे रखा है ना, तो ये इसकी क्या है, वैल्यू है, और लास्ट में दे रखा है ±5%। ये हम आगे और पढ़ेंगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा आपको कि ये क्या दे रखा है। यहाँ तक आ गया समझ में, ये इसकी ओनली वैल्यू है, तो मतलब ये कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है।
आगे इतना समझ में। अब कई बार एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि 1 फैराड को डिफाइन करो। 1 फैराड को डिफाइन कैसे करेंगे हम, ये जो फॉर्मूला हमारे पास में C = Q/V, यहाँ से हम 1 फैराड को डिफाइन कर सकते हैं। कैपेसिटर की यूनिट क्या होगी, फैराड, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 1 फैराड = चार्ज की यूनिट क्या होती है, कुलाम, तो = में क्या लिखेंगे 1 कुलाम, अपॉन में पोटेंशियल है तो 1 वोल्ट। मतलब अगर किसी भी क्वांटिटी को अगर आप 1 करके अगर डिफाइन करना हो तो उसका जो भी गिवन फॉर्मूला है वो सारी क्वांटिटी हम उसकी यूनिट लिख के और उसको क्या कर देंगे 1 कर देंगे। यानी 1 फैराड = कितना हो गया, 1 कुलाम पर 1 वोल्ट हो गया। अब इसी को देखो कैसे क्या लिख रखा है, ये इसको 1 फैराड को डिफाइन किया हमने। कैपेसिटेंस इज सेड टू बी 1 फैराड इफ़ एन अप्लाइंग पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होता है, 1 गुलाम चार्ज स्टोर होगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा था हमने कि अगर हम उसको चार्ज देते हैं ना तो पोटेंशियल डेवलप होता है, और यहाँ पे क्या लिख दिया कि हमने अगर पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो चार्ज क्या हो रहा है, स्टोर होता है। मतलब बात वही है, ठीक है। अगर 1 गुलाम चार्ज स्टोर करना है तो कितना पोटेंशियल चाहिएगा, उसके लिए हमें 1 वोल्ट पोटेंशियल चाहिएगा, ठीक है। सेम चीज़ है ये, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना आप। आगे इतना समझ में, मैं फिर से बता रही हूँ कि अगर हम 1 वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर होगा, 1 कुलाम चार्ज स्टोर हो जाएगा, और इसी को क्या बोलते हैं हम 1 फैराड बोलेंगे। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। देखो क्या है, यहाँ पे आएगा, सही है। लेट ऑन स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस r, मतलब एक स्फेरिकल कैपेसिटर है हमारे पास में और उसकी रेडियस कितनी है, r उसकी रेडियस है। लेट +Q बी द चार्ज स्टोर इन इट, और उसके अंदर कितना चार्ज स्टोर है, +Q चार्ज उसके अंदर स्टोर है, ठीक है। कैसे बनाएंगे, यहाँ पे एक स्फेरिकल कैपेसिटर बनाते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर क्या कर रखा है, इसकी रेडियस कितनी है, r इसकी रेडियस है। अब इसके अंदर +Q चार्ज स्टोर कर रखा है, मतलब ये नहीं कि ये, हाँ यहाँ पे इस पूरे के अंदर +Q चार्ज है, और जो चार्ज का जो टोटल इन्फ्लुएंस होएगा वो हम कंसिडर कर लेते हैं कहाँ पे रहता है, सेंटर पे रहता है, मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा था वी नो दैट जो कैपेसिटर है वो क्या होता है, कैपेसिटेंस किसके इक्वल आया था हमारा, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास में फर्स्ट। इसके बाद में क्या कैलकुलेट करते हैं हम, इस पॉइंट पे सेंटर पे क्या कैलकुलेट करेंगे, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट ए डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं हम, r डिस्टेंस से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पे इसके पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V = कितना हो जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, मतलब इस चार्ज की वजह से इस r डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, पोटेंशियल कैलकुलेट किया, और यहाँ पे कितना पोटेंशियल है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। आगे इतना समझ में, मतलब अगर ऐसे समझ में नहीं आता ना तो ये कंसिडर कर लो कि यहाँ पे एक P पॉइंट है, ठीक है, सेंटर पे +Q चार्ज और यहाँ पे क्या है, P पॉइंट है। तो मतलब इस चार्ज की वजह से हमें इस पॉइंट पे क्या करना है, इसका पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, और इसका पोटेंशियल कितना आ जाएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अगर इतना समझ में, ये है इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ पे लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे पोटेंशियल है और पोटेंशियल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है, इसके अंदर पुट करते हैं। C = कितना हो जाएगा, चार्ज, और पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी, Q/Q इंटू में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और Q से Q कैंसिल, और यहाँ पे C की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये आ जाएगी C की वैल्यू। आगे इतना समझ में। अब यहाँ से देखो 4 की वैल्यू 4, पाई की वैल्यू 3.14, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, मतलब ये पूरी टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म है ना। बच के आ गई यहाँ पे r बच के, मतलब जो कैपेसिटेंस है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस के ऊपर डिपेंड करेगा। मतलब अगर हम रेडियस बढ़ाएंगे तो हमारी कैपेसिटेंस भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ये इसके कुछ एक पॉइंट है उसके अंदर पढ़ते हैं इसको। यहाँ पे देखो क्या है, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा अभी हमने कैलकुलेट किया है स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए, कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया है। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि जो कैपेसिटेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा रेडियस के, मतलब अगर हमारी रेडियस इंक्रीज होती है तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, इफ़ इंस्टेड ऑफ एयर
एनी मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक इनफील्ड इनसाइड द कैपेसिटर देन। देखो ये कह रहा है कि ये जो हमने कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया, यहाँ पे इसके अंदर क्या है, एप्सिलॉन नोट आया है ना, तो इसका मतलब क्या है, वो फ्री स्पेस के लिए, मतलब इसके अंदर क्या है, जो फ्री स्पेस मतलब ओनली एयर है। अगर यहाँ पे कोई मीडियम यूज़ कर ले हम, इसकी जगह पे कोई अगर कोई मीडियम होता तो इसकी कैपेसिटेंस क्या रहती, वो हम कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखो एप्सिलॉन नोट है, तो यहाँ पे सी नोट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सी से ही हम पता कर सकते हैं किस में है, ये वैक्यूम में है। ठीक है, तो अगर कोई मीडियम होता तो हमारे पास में ये कैपेसिटेंस कैसे आ जाती, सी एम, एम से इसको डिनोट कर रहे हैं कैपेसिटेंस इन ए मीडियम, सी एम इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन एम आर, ये बन जाता है फॉर्मूला। आगे इतना समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। अब यहाँ पे देखो, ये जो एप्सिलॉन एम है, हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी, फर्स्ट पार्ट में ही पढ़ी थी, जो कूलॉम्स लॉ वाला किया था ना हमने फर्स्ट पार्ट, उसमें क्या पढ़ा था, जो कि इलेक्ट्रिकल परमिएटिविटी फ्री स्पेस की और मीडियम की, इन दोनों का जो रेशियो होता था वो किसके इक्वल आता था, हमारा के, जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते थे हम। यानी जो एप्सिलॉन एम है और एप्सिलॉन नोट है, ये जो रेशियो रहेगा इसको क्या बोलते हैं हम, के। और यहाँ से अगर हम एप्सिलॉन एम की वैल्यू निकालें तो ये इसके डिवाइड में साइड आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी कि एप्सिलॉन नोट इज इक्वल टू कितना बन गया, एप्सिलॉन एम, ये बन गया फॉर्मूला। अब ये किसकी वैल्यू, एप्सिलॉन एम की वैल्यू, और इसके अंदर हम ये क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। इसके अंदर पुट करोगे, देखो क्या आ जाएगा, 4 पाई, इस एप्सिलॉन एम की वैल्यू कितनी आई है, कि एप्सिलॉन नोट आर, और इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, के 4 पाई एप्सिलॉन आर, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, बस एक ये हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये वाली वैल्यू किसकी है, कैपेसिटेंस निकाला था हमने फ्री स्पेस के लिए, तो यहाँ पे इसको सी पुट कर सकते हैं, सी एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास में, के सी, यानी जो मीडियम का जो कैपेसिटेंस आएगा, जो मीडियम का जो कैपेसिटेंस आएगा वो क्या रहेगा, के टाइम्स ग्रेटर रहेगा, मतलब के टाइम्स हो जाएगा फ्री स्पेस के कैपेसिटेंस से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कैपेसिटेंस इन ए मीडियम इज ऑलवेज के टाइम्स द कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, मतलब जो फ्री स्पेस का जो कैपेसिटेंस है उसके के टाइम्स हो जाएगा क्या, मीडियम का कैपेसिटेंस। ठीक है, ये तो सेकंड पॉइंट था। अब थर्ड पॉइंट देखते हैं क्या होता है। थर्ड पॉइंट अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें, इस के की वैल्यू कैलकुलेट करें, इस के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, सी इसके मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में, तो के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सी एम अपॉन में सी। सी एम क्या है यहाँ पे, मीडियम का कैपेसिटेंस, और सी क्या है यहाँ पे, फ्री स्पेस का कैपेसिटेंस है। तो यानी यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बनता है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेशियो हो जाएगा कैपेसिटेंस इन मीडियम टू कैपेसिटेंस इन फ्री स्पेस, ही यहाँ पे लिख सकते हैं हम, यहाँ पे हियर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज डिफाइंड as the ratio of capacitance in medium to the capacitance in free space। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। अर्थ की कैपेसिटी कैलकुलेट करनी है हमने, इजीली कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला हमें पता है और उसके अंदर वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे, वी नो दैट अर्थ इज ए स्फीयर, स्फीयर की फॉर्म में ही है ना, विद रेडियस, रेडियस कितनी होती है अर्थ की, अर्थ की रेडियस होती है कितनी, 6400 किलोमीटर। ठीक है, और जो फॉर्मूला हमारे पास में वो कितना आया था, सी इज इक्वल टू कितना आया था, 4 पाई एप्सिलॉन नोट आर। आगे इतना समझ में। लेकिन इसके अंदर जो ये आर यूज़ करते हैं, ये हम किस में यूज़ करते हैं, मीटर के अंदर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, जो ये रेडियस हमारी किलोमीटर में, इसको मीटर में करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 से क्या कर देंगे हम इसको मल्टीप्लाई। देखो 2 जीरो यहाँ पे और 3 यहाँ पे, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं,
ऐसे लिख सकते हैं ना, ये मीटर में हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। अब यहाँ पे c इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नोट है। देखो एक चीज़ देखो यहाँ पे कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10⁻9 ये होती है ना। तो अगर ये 4 पाई एप्सिलॉन नोट ऊपर चला जाए, इसको हम इधर ले और इसको इधर ले आए तो कितना बन जाएगा, 1/9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नोट। यानी 4 पाई एप्सिलॉन नोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/9 इंटू 10⁻9। यानी इसकी वैल्यू कितनी है, 1/9 इंटू 10⁻9 और इंटू में r की वैल्यू कितनी है, 64 इंटू 10�5। आगे इतना समझ में। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यहाँ पे देखो 10⁻9 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा ना। यहाँ पे आ गया 64/9 इंटू में 10�5 इंटू 10⁻−9। आगे इतना समझ में। अब इसको सोल्व करो, जब इसको डिवाइड करोगे आप क्या आ जाएगा, 64 को 9 से, 9 7 जा 63, 1 9 1 जा 9, फिर 1, मतलब ये ऐसे चलता ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा आपके पास में, 7.11 इंटू 10⁻। यहाँ पे देखो कितना बचेगा, आप यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे -9 है और यहाँ पे 5 है, तो कितना आ जाएगा, 10⁻−4 फैराड। आगे इतना समझ में। अब आगे देखो एक बार, यहाँ तक भी अगर आपने कर दिया ना तो ये आपका आंसर है। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा इसको और अलग से बता देती हूँ। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 7 पॉइंट हटा देंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ गया ना पॉइंट में, इंटू 10⁻−4। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे 10⁻2 लिख सकते हैं और ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, -2। यानी 711 इंटू में 10⁻−4 इंटू में 10⁻−2 देख सकते हैं ना। ऐसे इसको पावर सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 10⁻−6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और माइनस का साइन आ जाएगा और ये आ गया फैराड। अब यहाँ पे देखो 10⁻−6, 10⁻−6 किसकी वैल्यू होती है, माइक्रो की वैल्यू होती है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, सॉरी यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइक्रो फैराड। यानी ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास में, 711 माइक्रो फैराड। ये है अर्थ की कैपेसिटी। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में, बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई कंडक्टर रखते हैं तो किस टाइप से बिहेव करेगा वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट ये मैं बताती हूँ क्या है। सबसे पहला पॉइंट है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0। मतलब इनसाइड द कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी रहेगी, 0। कैसे रहेगी वो हम अभी कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली, यूनिफॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड रखनी है। ठीक है, उसके बीच में हमने क्या प्लेस कर रखा है, एक कंडक्टर रख रखा है। अब ये कंडक्टर अगर हम इसके बीच में रखेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बनेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब पैरेलल लाइंस बनेंगी ना, यहाँ पे पैरेलल लाइंस बनेंगी। अब अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको ये डायग्राम। आगे इतना समझ में। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन क्या है, इस साइड है, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, लेट ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने कंडक्टर फिल कर रखा है। लेट ई नोट इज अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब जो ये ई नोट है ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं हम इसके अंदर। और ई एम इज द इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये ई एम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आ गया, देखो ये जो कंडक्टर है अगर हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज इंड्यूस होएगा ना। अब जो चार्ज इंड्यूस होएगा वो कैसे होएगा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, ये कंडक्टर, इसके अंदर चार्ज तो होगा ही, चार्ज होगा तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इस कंडक्टर के अंदर जितना भी नेगेटिव चार्ज हो, पॉजिटिव वाला पार्ट इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इधर नेगेटिव है तो इधर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो मतलब इस टाइप से यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंडक्शन, इधर नेगेटिव, इधर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। आगे इतना समझ में कर लोगे ना इतना। अब यहाँ पे देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की थी हमने, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ये अप्लाई की थी, ये इसकी डायरेक्शन है। अब जो अंदर इंड्यूस हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव इधर है और नेगेटिव इधर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस टाइप से होगी ना।
लिख सकते हैं ना हम यहाँ पे। पता चल गया ना ये वाली डायरेक्शन कैसे है, पॉजिटिव से नेगेटिव रहेगी अंदर डायरेक्शन, और बाहर जो अप्लाई कर रहे थे हम उसकी डायरेक्शन क्या है, ई नोट की डायरेक्शन क्या रहेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस टाइप से। आगे इतना समझ में। अब यहाँ पे देखो क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, ये प्रूफ करना है हमने। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम कि हमने एक कंडक्टर को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, और जो कंडक्टर उसके अंदर रखते हैं हम, तो उसके अंदर क्या आ जाएगा, इंडक्शन हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे हम, इफ़ वी प्लेस ए कंडक्टर इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, induction takes place on the surface of conductor। ठीक है, आगे इतना समझ में कि हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड ली, उसके अंदर एक कंडक्टर फिल किया, उसके अंदर जो कंडक्टर फिल करेंगे उसके अंदर क्या इंड्यूस हो जाएगा, इंडक्शन इसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब देखो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है हमने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ली है, तो मतलब जहाँ बाहर जितना हम अप्लाई कर रहे हैं उतना ही क्या होगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन हो रहा है ना, मतलब जितना बाहर रहेगा उतना ही क्या रहेगा, अंदर रहेगा। तो हम इस केस में क्या बोल सकते हैं कि जो ई एम है हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ई नोट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं हम, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, देखो इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर है, अपोजिट है। तो अगर हमारे पास जो टोटल जो मतलब हम ऐसे करते थे ना, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा होती थी हम उसमें से क्या कर देते थे, कम वाली वैल्यू को माइनस कर देते थे ना। अगर हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस डायरेक्शन में होता तो हम कैसे करते, ई एम में से क्या कर देते, ई नोट को माइनस कर देते, और अगर इस डायरेक्शन में होता तो क्या होता, ई नोट माइनस ई एम। ठीक है, लेकिन हम यूनिफॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, यूनिफॉर्म में दोनों हमारी वैल्यूज़ क्या है, सेम रहेंगी ये वैल्यू। तो आप कौन सी भी में से कौन सा ही माइनस कर सकते हो, हमने यूज़ कर लिया कि ई नोट माइनस ई एम कर दिया। ठीक है, लेकिन यूनिफॉर्म में है, यूनिफॉर्म में है तो यहाँ पे एक केस बताया मैंने आपको कि जो ई नोट है वो किसके इक्वल रहेगा, ई एम के इक्वल रहेगा। तो यानी यहाँ पे ई नोट को हम क्या पुट कर सकते हैं, ई एम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इसको ई एम पुट करोगे तो ई एम माइनस कितना हो जाएगा, ई एम कितना आ गया आपके पास में, 0। और यही क्या था, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज 0, किस केस में, यूनिफॉर्म के केस में। आगे इतना समझ में। हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट आपके पास में, टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर इज 0। कोई भी कंडक्टर है उसके इनसाइड में टोटल चार्ज कितना रहेगा, 0। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, गॉस थ्योरम में हमने पढ़ा था ना, वो स्फेरिकल के केस में किया था हमने, होलो स्फीयर के केस में किया था। अब देखो कोई कंडक्टर है, उसके अंदर हमें चार्ज कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम यूजिंग गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम क्या थी, ई डॉट डी एस, और किसके इक्वल था ये, चार्ज अपॉन में एप्सिलॉन नोट। आगे इतना समझ में, ये था ना हमारे पास में। अब देखो यहाँ पे, अब इससे पहले ये आगे करने से पहले हमने यहाँ पे इससे पीछे वाले केस में क्या कैलकुलेट किया कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 0 होती है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एज इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, 0, जो कि हमने अभी कैलकुलेट किया था। आगे इतना समझ में। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पुट करते हैं हम, यहाँ पे कितनी हो जाएगा, 0 डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। ये कितना हो गया, 0 इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नोट। आगे इतना समझ में। अब एप्सिलॉन नोट की वैल्यू तो 0 हो ही नहीं सकती, तो क्या 0 हो जाएगा, क्या 0 हो सकता है, चार्ज 0 हो जाएगा आपके पास में। आगे इतना समझ में। अब नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या है, The excess charge given the conductor inside only its outer surface। ठीक है, क्या कह रहा है कि हमारे पास में ये कोई स्फीयर है, ठीक है, अगर हम इसको चार्ज दे रहे हैं, स्फीयर को जो चार्ज देंगे तो इसके सेंटर पे जाने के बजाय ना, वो चार्ज जितना भी एक्सेस चार्ज हो जाएगा वो कहाँ पे चला जाएगा, वो इसके सरफेस पे चला जाएगा। आगे इतना समझ में। ये वाला पॉइंट ये कहता है कि जितना भी एक्सेस चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा, आउटर सरफेस पे चला जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, यहाँ पे हमने एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ये केस हमने पहले कर चुके हैं।
अब ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करोगे आप किसी भी डायरेक्शन में कर लो, तो ये सरफेस पे क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी ना। जरूरी नहीं है कि हम स्फीयर ही यूज़ करें, कोई भी एसिमेट्रिकल शेप में कोई भी अगर आप यूज़ कर सकते हो जिसके आउटर सरफेस पे पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसके आउटर सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन आउटर में रहेगी, और अगर नेगेटिव रहता है इसके सरफेस पे चार्ज ऐसे ऐसे नेगेटिव रहता तो ये परपेंडिकुलर तो रहती लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन वो कहाँ आ जाती, इनसाइड हो जाती, ठीक है। और जो पॉजिटिव उसमें कहाँ रहेगी, आउटसाइड रहेगी। लेकिन जो हमारा केस जो फोर्थ पॉइंट था वो क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। तो ये बन गया हमारे पास में ऑलवेज क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, ठीक है। ध्यान से करना है और इसके सारे नोट्स आपने कवर कर लेना यहीं से। और आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। थैंक यू।